एज होम दिल छू लेने वाली कहानी। गाड़ी अचानक हल्का सा झटका खाकर रुकी तो मेरी झपकी टूटी। सामने बोर्ड पर नजर पड़ी, ओल्ड एज होम। मैंने बगल में बैठे साहिल की ओर देखा। आ गए क्या बेटा? साहिल ने मुस्कुराकर गर्दन हिलाई। ड्राइवर पीछे की सीट की ओर आया, धीरे से दरवाजा खोला और मुझे सहारा देकर नीचे उतारने लगा। घुटनों में अब पहले जैसा जोर कहाँ, पर दिल अजीब सी हल्की घबराहट से भरा हुआ था। साहिल ने मेरा हाथ थामकर कहा, धीरे धीरे माँ, बस 5-6 सीढ़ियाँ ही तो है। मैंने उसके हाथ पर हल्की सी पकड़ मजबूत की और बोली, तू साथ है ना, तो सीढ़ियाँ क्या, पहाड़ भी चढ़ जाऊंगी। आज नैतिक का जन्मदिन था। 5 साल हो गए उन्हें गए हुए। जब तक वो थे, हर साल किसी न किसी जरूरतमंद की मदद कर देते थे और कहते थे, जो भी करो बुजुर्गों के नाम पर करना, कल हम भी यहीं की तरफ होंगे। उनके जाने के बाद ये जिम्मेदारी जैसे मेरे हिस्से आ गई। उनकी पहली बरसी पर साहिल ने ही कहा था, माँ, पापा को लोगों की सेवा बहुत पसंद थी, क्यों ना हम हर साल किसी वृद्धाश्रम में भोजन करवा दें। तब से नैतिक के जन्मदिन और पुण्यतिथि दोनों दिन हम ओल्ड एज होम आया करते थे। पहले साहिल और शीला ही आ जाते। मैं कहती, तुम लोग कराओ, मैं घर पर ही दीपक जला लूंगी। पर इस बार न जाने क्यों मन हुआ कि खुद जाऊं। जब मैंने साहिल से कहा तो उसने एक पल को मेरी तरफ कुछ ऐसे देखा जैसे मन में कोई उधेड़बुन चल रही हो। फिर तुरंत मुस्कुराकर बोला, चलो माँ, इस बार आप भी चलिए। अब याद आया, तभी तो जाने से पहले उसने शीला से धीमी आवाज में कहा था, आज तो इन्हें साथ ले ही जाना पड़ेगा। मैं उस समय समझ नहीं पाई थी, बस मजाक समझकर टाल दिया। आंगन में कदम रखते ही हल्की सी ठंडी हवा गालों से टकराई। सामने छोटा सा बगीचा था, गेंदे, गुलाब, रुई जैसी सफेद फूलों वाली झाड़ियाँ। हरी घास पर धूप की हल्की चादर बिछी थी। कुछ बुजुर्ग कुर्सियों पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे, कुछ लाठी टिकाकर धीमी सी बातचीत में लगे थे। 2-3 दादियां टोकरी में मटर छीलते छीलते हंस भी रही थी। कोने में कुछ बच्चे भी दिखे, शायद कर्मचारियों या सेवकों के। एक वृद्ध अंकल उन्हें अंग्रेजी के अक्षर लिखना सिखा रहे थे। मेरे बैठने के लिए बरामदे में बेंच खींच दी गई। मैं आराम से बैठ गई। माँ, मैं केयर टेकर से बात करके आता हूँ, फिर प्रसाद और दोपहर के भोजन की व्यवस्था देख लेंगे। आप बैठिए, इधर उधर मत चलिए अभी, साहिल ने कहा। मैंने जैसे तैसे उसे जाने दिया, पर मन कोई पुरानी यादों की गठरी सा खोलने लगा था। तभी मेरी नज़र दाईं तरफ पड़ी। एक कोने में लोहे की क्रीम रंग की कुर्सी पर कोई महिला बैठी थी। बालों में हल्की सफ़ेदी, आंखों पर मोटा चश्मा, हाथ में अखबार, चेहरा सूखा सूखा सा, पर नक्श इतने जाने पहचाने कि मेरा दिल एकदम से धक से रह गया। मन में एक नाम जैसे अपने आप उभर आया, सुशीला। फिर तुरंत खुद को छिड़क भी दिया, नहीं नहीं, सुशीला काकी यहाँ कैसे होंगी? उनके तो 2 इंजीनियर बेटे हैं, दोनों विदेश में, तीसरा भी तो किसी बड़ी कंपनी में है। किस बात की कमी थी उन्हें? मैंने गर्दन दूसरी तरफ घुमानी चाहिए, पर आंखें वहीं अटक गई। वो धीरे धीरे अखबार पलट रही थी। जैसे ही उन्होंने पन्ना मोड़ा, हमारी नजरें टकराई। उनकी आंखें अचकचाकर फैल गईं, होंठ कांप उठे। एक साथ हमारे मुंह से निकला, तुम मोहिनी काकी आप? मैं लड़खड़ाते कदमों से उनकी ओर बढ़ी। उन्होंने अखबार गोद में रख दिया। कितने साल हो गए थे? शायद 20 से भी ज्यादा। हमारी पुरानी कॉलोनी, वो छोटा सा क्वार्टर, सामने वाली सीढ़ियों पर बैठकर चाय पीना, सब कुछ जैसे एक ही पल में आंखों के सामने घूम गया। तू यहाँ? उन्होंने जैसे खुद से ज्यादा आसमान से पूछा। आप यहाँ? मैं भी लगभग वही सवाल कर बैठी। एक पल को दोनों चुप रहे, फिर मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। पहले तुम बताओ कैसे हो? याद है जब भी अखबार हाथ में होता था, घर के किसी काम का होश नहीं रहता था तुम्हें? सुशीला काकी हल्की सी हंसी।
अभी भी वही आदत है बस। अब अखबार के अलावा कोई साथ नहीं रहा तो इसे ही पकड़े रहती हूँ। उनकी आवाज़ की कंपकपी मेरे दिल तक उतर गई। मैं उनके बगल वाली कुर्सी पर बैठ गई। एक समय था जब हम दोनों दरवाजे खोलकर सुबह की शुरुआत एक दूसरे की चाय की सुगंध से किया करते थे। मेरी दो बेटियां थी, तनु और मिनी। सुशीला काकी के तीन बेटे, शिव, नितिन और सचिन। पूरे मोहल्ले में हमारी जोड़ी मशहूर थी। मैं मोहिनी भाभी और वो सबके लिए सुशीला काकी। अक्सर वो ताने देती बड़े विश्वास के साथ, मोहिनी तू क्यों इतनी परेशान रहती है बेटियों के लिए? देखना मेरी तो तीन तीन लाटियां हैं बुढ़ापे की। तेरी बेटियां तो एक दिन ससुराल चली जाएंगी, वहीं की हो जाएंगी। बेटा ही तो असली सहारा होता है। तुम तो बेचारी हो सच में। मैं मुस्कुराकर रह जाती। काकी भगवान ने जो दिया भरपूर दिया। मेरा सहारा तो वही है, बच्चे तो बस जरिया हैं। वो हंस देती। तुम बड़ी दार्शनिक हो गई हो मोहिनी। उस समय बात चुपती जरूर थी पर मैं मन को समझा लेती थी। तनु पढ़ाई में तेज थी, मिनी को नृत्य का शौक था। विशाल बीच बीच में कह भी देते, लोग जो बोलते हैं बोलने दे, कल इन्हीं बेटियों पर किसी को नाज होगा। तू बस इन्हें अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत दे। समय बीतता गया। मेरे पति की नौकरी मध्यम वेतन की थी और हम संतुष्ट थे। तनु ने बीएड किया, शिक्षक बन गई। मिनी शादी के बाद अपने पति के साथ दूसरे शहर चली गई। दूसरी तरफ सुशीला काकी के घर में दिन ब दिन शान शौकत बढ़ती गई। शिव इंजीनियर बनकर बेंगलुरु चला गया। नितिन किसी प्राइवेट कंपनी में मैनेजर था। सचिन भी अच्छी नौकरी पर लग गया। पुराना मकान तोड़कर उन्होंने 2 मंजिला बड़ा घर बना लिया। काकी अक्सर दरवाजे पर खड़ी होकर मुझे आवाज देती, देख मोहिनी, ईंट ईंट जोड़कर घर बनाया है हमने। कल ये सब बेटों के नाम होगा। तेरी बेटियों ने क्या करना है इन दीवारों का? मैं हंसकर बोलती, ये घर भी किसी दिन इन्हीं का है और वो घर भी जहाँ मेरी बेटियाँ हैं। लेन देन का हिसाब मैं नहीं रखती। मेरी बेटी दिल जोड़ ले वही बहुत है। वो फिर बेचारी कहकर सिर हिला देती और मैं अंदर लौट आती। पुरानी यादों के सागर से निकलकर मैं फिर वर्तमान में लौटी। मैंने सुशीला काकी का चेहरा गौर से देखा। गाल धंस गए थे, आंखों के नीचे काले घेरे, बालों में सफेदी ज्यादा, कंधे कुछ झुक गए। काकी सब ठीक है ना? शिव, नितिन, सचिन सब अच्छे हैं? मैंने हिम्मत करके पूछ ही लिया। उनकी आंखें जैसे अचानक भारी हो गई। उन्होंने अपने कांपते हाथ मेरी गोद पर रख दिए। सब बहुत अच्छे हैं मोहिनी। इतनी अच्छाई कि उनकी खुशियों के लिए मैं बोझ बन गई। मेरे भीतर कुछ टूट सा गया। मतलब? उन्होंने गहरी सांस ली, जैसे बरसों का दुख एक ही सांस में बाहर निकालना चाहती हो। तुझे याद है ना पुराना मकान? तो कितनी बार कहती थी, काकी घर अपने नाम रख लो, थोड़ा पैसा सहेज कर रखो, कल को जरूरत पड़े तो किसी पर निर्भर नहीं रहोगी। मैं क्या कहती थी? मैंने धीमे से कहा, आप कहती थी मेरे 3 बेटे हैं, अपने घर में पराई क्यों बनूं? काकी की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, वही घमंड था, वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। विशाल भैया के जाने के बाद भी तूने अपना संतुलन बनाए रखा। बेटियों ने तुझे संभाला और उधर मेरे तो पति भी जल्दी चले गए थे। पर मैंने कभी नहीं सोचा कि कल को मुझे अकेले भी रहना पड़ सकता है। शिव ने कहा, माँ पुराने मकान की जगह फ्लैट ले लेते हैं, बड़ी सोसाइटी वाला, आपकी सुविधा रहेगी। नितिन बोला, सभी का हिस्सा बराबर रहेगा, झगड़ा नहीं होगा। मैंने बिना सोचे समझे कागजों पर साइन कर दिए। मकान बिक गया, पैसे तीनों के हिस्सों में बांट दिए गए। मेरे हिस्से की रकम शिव के खाते में गई, कहते हुए कि आपका पैसा कहाँ जाएगा, हमारा ही तो है। तीनों ने अलग अलग फ्लैट ले लिए। शुरू शुरू में मैं बारी बारी से सबके घर रहती थी। माँ यहाँ आ जाओ, माँ वहाँ आ जाओ। ये आना जाना भी एक तरह का सामान बन जाना ही था। जब तक स्वस्थ थी, बच्चों की देखभाल, रसोई, पूजा पाठ सब वही। बहुएं नौकरी वाली थी। थकी हारी आती, मैं खुद खुश थी कि चलो किसी काम आ रही हूँ। काकी थोड़ी देर के लिए रुकी, चश्मा उतारकर आंखों को पोंछा,
फिर एक दिन बाथरूम में फिसल गई, कूल्हे की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया। कुछ महीनों तक बिस्तर से उठ ही नहीं पाई। अस्पताल के चक्कर, दवाइयाँ, बहुओं को मुझसे ज़्यादा मेरी रिपोर्टें, बिल और मेडिकल फाइलें बोझ लगने लगी। शिव बोला, माँ आपके लिए तो हम जान भी दे देंगे, पर अब ऑफिस, बच्चे, ये भाग दौड़, आप भी समझा करो। नितिन बोला, घर में छोटे बच्चे हैं, कभी आपके ऊपर गिर जाए, कभी आप उनके ऊपर, रिस्क है। सचिन ने धीरे से कहा, माँ एक अच्छा सा वृद्धाश्रम है, शहर से थोड़ी दूर, सुविधा भी है, डॉक्टर भी हैं, सब मिलकर सोचते हैं। और देख, यहाँ हूँ मैं ओल्ड एज होम में। शुरू शुरू में वजन बहुत था दिल पर धीरे धीरे समझ आया कि जिन घरों में कुत्ते बिल्लियों के लिए अलग बिस्तर हैं, वहाँ माँ के लिए समय नहीं बचता। दीवारों पर मेरी फोटो जरूर टंगी है, पर घर में मेरी जगह नहीं। तूने चेताया था मुझे, मैंने तुझे ही बेचारी समझा। आज देख, मैं हूँ यहाँ और तू अपनी बेटी के साथ आई है, पूरी इज्जत, पूरे मान के साथ। मेरे गले में जैसे शब्द अटक गया। तनु याद है, उतनी सी थी जब तेरे घर की सीढ़ियाँ चढ़ना सीख रही थी। नीला काकी ने फिर कहा, अब वो तुम्हारे लिए भी सीढ़ियाँ बन गई है, मोहिनी, सहारा। मैंने धीरे से हंसने की कोशिश की, आंखें भीग गई थी। हाँ काकी, तनु ही तो है मेरा हौसला, वही तो रोज कहती है, माँ आप हैं तो मैं हूँ। काकी ने मेरी तरफ देखकर धीरे से कहा, भगवान हर किसी को 3 बेटे नहीं, एक बेटी दे दे जैसी तेरी है, तो ऐसे वृद्धाश्रमों की संख्या आधी हो जाए। मैंने बात बदलनी चाहिए। काकी, क्या शिव, नितिन, सचिन मिलने नहीं आते? काकी मुस्कुराती, एक ऐसी मुस्कान जिसमें मजाक से ज़्यादा कसक थी। शिव महीने में एक बार पैसे जमा करवा जाता है मैनेजर के हाथों। नितिन कभी कभी 2-3 महीने में झांक जाता है, साथ में टिफिन वाले डिब्बे लेकर कि माँ ये घर का खाना है। सचिन वीडियो कॉल पर हाथ हिला देता है, हेलो माँ, आप खुश हैं ना? तू ही बता, इस उम्र में किससे क्या कहूँ, बस भगवान से कहती हूँ, जितना जीवन देना है दे, पर दिल में रोना कम कर दे। तू ही बता, इस उम्र में किससे क्या कहूँ, बस भगवान से कहती हूँ, जितना जीवन देना है दे, पर दिल में रोना कम कर दे। मेरे अंदर तक जैसे किसी ने चाकू घोंप दिया हो। कुछ पल हम दोनों चुप रहे। बगीचे से बच्चों के हंसने की आवाज़ आई, कहीं कोई भजन चल रहा था। तभी पीछे से किसी ने हल्के से आवाज़ दी, आंटी चाय लीजिए। मैंने पलट कर देखा, मेरी तनु सामने खड़ी थी, सफ़ेद सलवार कुर्ता, गले में आईडी कार्ड, चेहरे पर वही पुरानी शांत मुस्कान। मैं हैरान रह गई। अरे तू यहाँ? तनु हल्का सा सक पका गई। अरे आप, साहिल ने बताया नहीं था क्या? मैं तो अभी अभी आई हूँ, तुम्हारा भाई मैनेजर से बात करने गया है। तू यहाँ क्या कर रही है? तनु ने ट्रे मेज पर रखते हुए कहा, माँ पिछले 1.5 साल से मैं हर रविवार यहाँ आती हूँ, स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हूँ और कभी कभी यहाँ के दादाजी दादी जी को भी। एक एनजीओ के साथ वॉलंटियर करती हूँ। आपने ही तो सिखाया था, जहाँ तक हो सके किसी के काम आना। मैं गर्व और आश्चर्य दोनों से भर गई। और तूने मुझे बताया तक नहीं? तनु थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, एक वजह थी माँ, मैंने सोचा आप यहाँ आओगी तो कुछ चेहरों को देखकर दुख होगा, कुछ चेहरों को देखकर गुस्सा भी आएगा, पर शायद आज समय था कि आप जानो। मैंने भौहें सिकोड़ी, मतलब? तभी सुशीला काकी ने तनु का हाथ थाम लिया। मोहिनी, तेरी बेटी पिछले 1 साल से मेरे लिए भी बेटी बनी हुई है। मैंने हैरानी से तनु की तरफ देखा। काकी बोली, जब मैं पहली बार यहाँ आई थी ना, तब 3 दिन तक किसी से बात नहीं की। चौथे दिन ये आई किताबें लेकर। बोली, दादी ये बड़े अक्षरों वाली किताबें हैं, अगर आप चाहें तो मैं आपको पढ़कर सुना सकती हूँ। मैंने झुंझलाकर कह दिया, पढ़ना मैं खुद जानती हूँ। तो ये मुस्कुरा कर के बोली, अच्छा तो मैं आपको सुना देती हूँ, आप मुझे सुनाइए। धीरे धीरे हम बात करने लगे। नाम पूछा तो बोली, मैं तनु हूँ, मोहिनी की बेटी। तब से हर महीने ये मेरे लिए साड़ी, स्वेटर, कभी फल, कभी बस मुस्कान लेकर आती है। पूरे समय मेरा हाथ पकड़े रहती है, पर कभी तुम्हारा नाम लेकर तुम्हारे सामने रोया नहीं।
कहती है, दादी माँ से शिकायत नहीं करनी, बस उनके लिए दुआ करनी है कि वो हमेशा खुश रहे। तेरी बेटी ने रो रो कर नहीं, चुप रहकर मुस्कुराकर मेरा साथ दिया है। मैंने तनु की तरफ देखा, आंखें भर आई थी पर होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। मैंने उसे सीने से लगा लिया। तूने मुझे सबसे बड़ा तोहफा दिया है तनु। मैं फुफकारी हुई, रो पड़ी। काकी के बेटों ने जो नहीं किया तूने वो कर दिया। साहिल भी उसी समय बरामदे में आ गया, शायद पीछे ही खड़ा सब सुन रहा था। माँ, उसने धीरे से कहा, हम सोचते थे आपको सब एक साथ पता चले तो बेहतर होगा। सुशीला काकी से मिलवाने से पहले वो तैयार थे या नहीं, ये निर्णय तनु ने ही लिया था। मैं तो बस साथ देता रहा। मैंने साहिल की ओर भीगी आंखों से देखा। तुम दोनों ने मिलकर माँ को इतना बड़ा सम्मान दिया है, मुझे और क्या चाहिए। सुशीला काकी ने दोनों हाथ उठाकर मेरे बच्चों को आशीर्वाद दिया। भगवान करे तुम्हारे बच्चे कभी अकेले ना हो, लड़का हो या लड़की, बड़प्पन दिल से होता है, नाम से नहीं। मैंने पूरी उम्र बेटों पर घमंड किया, किसी एक इंसान पर भरोसा नहीं किया, खुद पर भी नहीं। तूने बेटियों पर विश्वास किया और देख, आज तेरी गोद में 2 लाठियां हैं और मेरी लाठियां कहीं अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त है। हम तीनों बस चुप रह गए। बाहर पेड़ की डाली से सूखी पत्ती हवा से हिलकर जमीन पर गिरी। शायद वो भी किसी का सहारा छोड़कर अकेली हो चुकी थी। दोपहर तक प्रसाद वितरण, भोजन, दवाइयों के पैकेट बांटना चलता रहा। तनु बुजुर्ग दादियों से वहीं दरी पर बैठकर बातें करती रही। साहिल और मैं मिलकर थालियां परोसते रहे। जब लौटने का समय आया तो सुशीला काकी मुझे गेट तक छोड़ने बाहर आई। मोहिनी, एक बात कहूँ? हाँ काकी, जब भी आए ना मुझे ज़रूर बुला लिया करना। लड़कियां पराई नहीं होती, बस उनके मायके वाले सच में उन्हें अपनाए तो। आज समझ में आया कि रिश्ता किससे है, खून से या खलूस से। मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा, अब तुम्हें काकी नहीं दीदी कहूँगी, और जब तक तुझ में सांस है जान ले तू अकेली नहीं है। मेरी तनु है ना तेरे पास, और मैं भी। काकी की आंखों से आंसू टपक पड़े। गाड़ी में बैठते समय मैंने आसमान की तरफ देखा, लगा विशाल कहीं मुस्कुरा रहे हैं। देखो मोहिनी, लोग बेटों की गिनती करते रह गए और हमारी धरोहर, हमारे बच्चों का संस्कार आज किसी की आंखों में उम्मीद बनकर चमक रहा है। मैंने मन ही मन कहा, हे भगवान, हर माँ को बेटा बेटी जो भी दे, पर इतना ज़रूर दे कि बुढ़ापे में उसे किसी ओल्ड एज होम की भीड़ में अपना अकेलापन छिपाना ना पड़े। गाड़ी धीरे धीरे ओल्ड एज होम के गेट से बाहर निकल गई। पीछे मुड़कर देखा, बरामदे में खड़ी सुशीला दीदी हाथ हिला रही थी और उनके पास खड़ी मेरी तनु भी। लग रहा था जैसे बरसों का एक बोझ वहीं उस गेट के अंदर छूट गया हो और मेरे साथ घर लौट रही हो। बस एक नई समझ। अपनापन संख्या से नहीं, संवेदना से मापा जाता है। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।